दोस्तों, मेरा नाम है बुरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। और आज इस नई जो कंप्यूटर की बुक आई थी, इसका पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग। तो इस चैप्टर का स्टार्टिंग बिल्कुल इससे होता है। थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर लूँ और यहाँ पे आऊँ पहले टॉपिक की तरफ। पहले हम लोगों को यहाँ पे SLOs बताए हुए हैं कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, यानी क्या होगा भाई। ये सब पढ़ने के बाद आप डिफ़ाइन कर पाएंगे क्या प्रॉब्लम होती है, पता कर पाएंगे कि उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होता है, किस तरह हम स्ट्रेटजी डिफ़ाइन कर देंगे कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन हो पाए, और कौन सा फिजिबल सोल्यूशन होगा हमारी प्रॉब्लम का। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या होती है। जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम का यूज़ करते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, तो आप लोगों को एक बात बता दूँगा, कंप्यूटर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है। और प्रॉब्लम क्या होती है भाई? प्रॉब्लम इज़ अ सिचुएशन प्रिवेंट टू समथिंग बीन अचीव, यानी आपको बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिससे आप कोई टारगेट अचीव करने वाला हो उसका अचीव ना कर पा रहे हो। अगर हिस्ट्री देखी जाए कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में सिंपल देखा जाए तो सबसे पहले कैलकुलेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। हमें लास्ट टाइम जो बुक पढ़ी थी उसमें हमें तरह तरह के डिवाइसेस पढ़े कि किस तरह अबैकस बना, अबैकस के बाद नेपियर्स बोन, नेपियर्स बोन के बाद स्लाइड रूल, पास्कल, लैनिबीज कैलकुलेटर, और फिर जाके चार्ल्स बाबेज ने हम लोगों को एक आइडिया दिया कि किस तरह एक मेन कंप्यूटर बन सकता है जिसमें हमारे पास पूरा फार्मूला यूज़ हो सके। तो प्रॉब्लम आपकी वो सिचुएशन थी जो उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रही थी। इट मीन कि वहाँ पर प्रॉब्लम थी कैलकुलेशन किस तरह से करें, क्योंकि कैलकुलेशन के बिना कोई काम नहीं हो सकता। या हम लोग ये बोल सकते हैं प्रॉब्लम कैन बी अ टास्क। एक तरह से वो टास्क था किसके लिए? इंजीनियर्स के लिए, कि भाई इंजीनियर्स किस तरह एक मशीन बनाए या फिर कोई मैथमेटिशियन किस तरह एक चीज़ डिज़ाइन करे कि जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। और अ सिचुएशन और एनी अदर थिंग, यानी कोई भी चीज़ हो सकती है जो भी आपको आपके अचीवमेंट से रोक रही हो। अब मेन ये आती है प्रॉब्लम, तो हमें पता चल गया भाई प्रॉब्लम कोई भी टास्क, कोई भी सिचुएशन, ऐसी चीज़ जो प्रिवेंट कर रही हो कि हम लोग कुछ हासिल ना कर सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? अब अगर हम देखें ज़रा इस ज़माने के हिसाब से, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास बहुत ज़्यादा काम किस लिए यूज़ हो रही होती है कि अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाएं, तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हैं वही खुद ब खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इट मीन कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ प्रोसेस फाइंडिंग अ सोल्यूशन एंड डिफ़िकल्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स इशू। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक तरह का प्रोसेस है जिससे हम लोग फाइंड कर पाते हैं कोई भी सोल्यूशन या उसकी डिफ़िकल्ट जो कॉम्प्लेक्स इशू आ रहे होते हैं। इट इज़ प्रोसेस बाय एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व, यानी वो प्रोसेस है जिससे तरह तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये बातें कुछ हद तक सही हैं, लेकिन कुछ हद तक मैं बोलूँगा गलत भी, क्योंकि हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती अल्टरनेट अनलेस उसको हम एनालाइज ना कर पाएँ या फिर उसका हमारे पास कोई सोल्यूशन ना हो। प्लानिंग ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्लानिंग द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोगों को ये प्लान करना पड़ता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती, या हम किस तरह सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, बट फॉर दिस प्रोग्रामर हैज़ टू प्लान स्ट्रेटजी एंड टास्क टू लीडिंग द सोल्यूशन प्रॉब्लम। अब यहाँ पे बताया गया कि आपको एक सोल्यूशन कोई चीज़ का बनाना हो, डायरेक्ट इन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग से ओरिजिनल वाली से कंप्यूटर पे आ गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो प्रोग्रामर जो होते हैं हम लोगों के पास प्लानर और स्ट्रेटजी बनाते हैं कि किस तरह हम प्रॉब्लम एक सॉल्व कर सकें। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं और उसकी डिटेल बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में हमारे पास सारी स्ट्रेटजीज़ हमारे पास आ जाती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है ये भी बता दूं आपको। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है कि हम लोग किस तरह से एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करें, लेकिन उससे पहले हमें ये भी फाइंड करना पड़ता है कि प्रॉब्लम है क्या और किस चीज़ में। मिसाल के तौर पे मेरा कंप्यूटर ऑन नहीं हो पा रहा, मेरे पास काफ़ी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे सबसे पहले डिफाइन अ प्रॉब्लम करनी पड़ेगी, फिर जनरेट अल्टरनेटिव सोल्यूशन। इवन मतलब कि अगर मेरा कंप्यूटर में विंडोज़ ऑन नहीं हो पा रही तो मेरा अलग प्रॉब्लम है, अगर मेरे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ख़राब हो गई तो मेरी अलग प्रॉब्लम है, और अगर कंप्यूटर में पावर सप्लाई नहीं आ रही, यानी पावर सप्लाई फेलियर हो गया, पावर ही नहीं ऑन हो पा रही, तो मेरी एक अलग तरह की प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहला स्टेप ये है हमारे पास जो ऑरेंज रंग से लिखा हुआ है, डिफाइन अ प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम डिफाइन करें, फिर जनरेट अल्टरनेटिव, फिर उसके अल्टरनेटिव सोल्यूशन जनरेट करें। यहाँ पे सोल्यूशंस लिखना चाहिए था मैं। फिर यहाँ पे आता है कि इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। अब जैसे कि मेरे कंप्यूटर में एक कलर नहीं आ पा रहे हैं, मैंने चेक करा पहले कि मेरी ग्राफिक्स कार्ड सही है, फिर मैंने चेक किया मेरी VGA केबल सही है, फिर मैंने चेक किया कि भाई कोई और मसला तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा CPU ख़राब हो गया या मॉनिटर हो ख़राब।
तो हमारे पास तरह तरह के सोल्यूशन होते हैं, तो हमें कोई एक सोल्यूशन चूज़ करना होता है जो हमारी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट सूटेबल हो। तो यहाँ पे अगर डिफ़ाइन करें, पहला स्टेप डिफाइन द प्रॉब्लम। तो इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस द फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग एंड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। यानी पहला स्टेप तो ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम को समझें कि क्या चीज़ आपको मसला कर रही है या क्या चीज़ आपकी प्रोग्रामिंग में क्रिटिकल इशू पैदा कर रही है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ऑल स्टेप, सबसे पहला हमारे पास ये होता है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, हम लोग कोई भी प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कभी कभी उसका रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? हमने कोई फॉर लूप गलत लगा दी, या हमने कहीं कॉमा नहीं डाला, या हमने कहीं नहीं डाला स्टार। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना है कि प्रॉब्लम किस लाइन में, किस जगह पे, किस कैलकुलेशन में। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम ये होता है। इट इन्वॉल्व द डायग्नोस्टिक द सिचुएशन, सो फोकस शुड बी रियल प्रॉब्लम नॉट ऑन इट्स सिम्टम्स। अब जैसे कि मैंने मिसाल दी कि अगर आपका प्रोग्राम नहीं चल पा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि आपके प्रोग्राम में ख़राबी है या फिर आपका लैपटॉप ख़राब है। सबसे पहले हम उसे डायग्नोस करेंगे और सिचुएशन को समझेंगे, फोकस करेंगे कि भाई उसकी ख़राबी किस चीज़ में। हो सके मैंने कोई लूपिंग गलत की, हो सके मैंने कोई प्रोग्राम गलत लिखा, या हो सके मेरा कोई काम गलत हो गया। तो पहला स्टेज अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, और वेल डिस्क्राइब द प्रॉब्लम विल आल्सो हेल्प टू अदर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सही है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको किसी भी चीज़ में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, लेकिन आपको पता हो कि आपको ये चीज़ में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, जैसे आप कंप्यूटर सब्जेक्ट समझने में मसला हो रहा है या मैथ सब्जेक्ट समझने में मसला हो रहा है, तो आप पहले डिफ़ाइन करें कि क्या चीज़ है आपको जो प्रॉब्लम कर रही है। इवन काफ़ी सारे स्टूडेंट जो फिज़िक्स में न्यूमेरिकल इस बात से नहीं समझ पा रहे होते हैं कि उनका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनकी फिज़िक्स की प्रॉब्लम नहीं है, उनकी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है कि उसका सोल्यूशन समझ नहीं पा रहे। फिर सेकेंड स्टेप ये जनरेट द अल्टरनेटिव सोल्यूशन फॉर एनी प्रॉब्लम। देयर आर मोर सोल्यूशन टू बी दैन वन दैट थ्रोट ऑफ द फर्स्ट। हम लोगों के पास देखा जाए तो एक प्रॉब्लम के काफ़ी सारे सोल्यूशन होते हैं। पोस्टपोन द सेक्शन ऑफ द वन सोल्यूशन अंटिल द सेवरल प्रॉब्लम सॉल्विंग अल्टरनेटिव हैज़ बीन प्रपोज्ड। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई देखें, अगर आपके पास एक प्रॉब्लम के एक से आधा सोल्यूशन है, तो आप जौन से सोल्यूशन या जौन सा सॉल्विंग मेथड अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। आगे क्या होगा भाई, आगे हम लोग इवेलुएट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे कि हमारा अल्टरनेटिव क्या है। हमारे पास तरह तरह के अल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसे कि फ़र्ज़ करें, अगर मुझे एक फ़ाइल बनानी है या मुझे कोई वर्ड पर डॉक्यूमेंट टाइप करना है, तो मेरे पास तरह तरह के अल्टरनेटिव्स हैं। चाहे तो मैं मोबाइल पर टाइप कर लूँ, चाहे तो मैं लैपटॉप पर टाइप कर लूँ, चाहे तो मैं कंप्यूटर पर टाइप कर लूँ, चाहे तो मैं हैंड रिटन दे दूँ। लेकिन अब इसमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं। मैं मोबाइल पर टाइप कर रहा हूँ तो उसमें अलाइनमेंट का मसला हो सकता है, कंप्यूटर पर टाइप कर रहा हूँ तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का मसला हो सकता है, कभी लाइट गई कभी नहीं। लैपटॉप पर टाइप कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरी इतनी स्पीड ना हो पाए जो मेरी कीबोर्ड पे या मोबाइल पे हो। बहुत सारे इशू हो सकते हैं। इसमें तरह तरह की प्रॉब्लम के तरह तरह के हमारे पास इश्यूज़ आते हैं, और उसको हम इवेलुएट करके या उसके अल्टरनेटिव ढूंढ के ही हम लोग सोल्यूशन देख पाते हैं। तो मैनी अल्टरनेटिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम शुड बी जनरेट बिफोर इवेलुएशन। यानी हम लोगों को तरह तरह के अल्टरनेटिव सोल्यूशन जनरेट करने हैं, उसको अप्लाई करने से पहले, इवेलुएट करने से। एनी कॉमन मिस्टेक इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द अल्टरनेटिव एंड इवेलुएट एज दे आर प्रपोज, सो द फर्स्ट एक्सेप्टेबल सोल्यूशन इज चूजन। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन मौजूद है, जैसे हम लोग फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में जाएंगे तब ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी कि अगर हम लोग एक सोल्यूशन पे नहीं जा पा रहे तो दूसरे सोल्यूशन पे किस तरह जा पाते हैं। तो उसमें मैं इसकी डिटेल दूंगा। ओके, आगे बोला जा रहा है इम्प्लीमेंट करें और फ्लो अप करें सोल्यूशन को। भाई आपके पास जो बेस्ट सोल्यूशन है, जो बेस्ट प्लान आपने किया है, उसको इम्प्लीमेंट कर दें। अब यहाँ पे आती है मेन एल्गोरिथम की बात कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम अगर देखा जाए तो बेटा कि एल्गोरिथम हमारे पास इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे कि हमारे पास एक प्रोग्राम होता है, वैसे ही हमारे पास एक एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टेप रूल दैट फॉलो द सॉल्व द प्रॉब्लम। एल्गोरिथम में बेटा हम लोग कोई भी चीज़ वर्डिंग में डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्लाइड पे काम किया। अगर देखा जाए तो कि एल्गोरिथम किस तरह चल रहा होता है, कि अगर एक बात करें तो हमारे पास टिपिकल प्रोग्रामिंग जो कंप्यूटर की होती है वो दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक होती है हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज, जिसका मैं बता रहा था आपको, और एक होती है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन फेज। ओके, अगर हम बात करें एल्गोरिथम की,
तो सबसे पहले हमें जनरेट करना पड़ता है सूडो कोड या एल्गोरिथम। सूडो कोड भी एक तरह का एल्गोरिथम की टाइप होती है, लेकिन सूडो कोड एक तरह की आपके पास डिटेल होती है कि आपको लैंग्वेज में बताया जाता है काम क्या करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले लें कि राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमाइन द स्टूडेंट फाइनल ग्रेड एंड इंडिकेट वेदर इज़ द पास और फेल। हम लोग एक सूडो कोड जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास इनपुट हुए हैं 4 मार्क्स। हम लोगों को एवरेज करना है और डिवाइड करना है 4 से। जिसके बिलो 50 हो वो फेल हो जाए और जिसके नहीं हो यानी वो पास हो जाए। अब इसका एल्गोरिथम किस तरह बना है वो देखें। सबसे पहला स्टेप ये है कि एल्गोरिथम जब डिज़ाइन करते हैं हमें 4 नंबर लेना है। हमने लिख दिया इनपुट M1 M2 M3 M4 यानी 4 नंबर हमने इनपुट कर लिए। जिसने GW बेसिक की प्रोग्रामिंग समझी हुई है, कोई और प्रोग्रामिंग समझी हुई चीज़ आसानी से समझ सकता है कि अगर हमें 4 मार्क्स लेने हैं या 4 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं तो हम लोग 4 नंबर इनपुट करेंगे। अब इनपुट का लिखा हुआ तो यहाँ पे सेम है, लेकिन हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट करने के तरीके डिफरेंट होंगे। किसी में इंटीजर डिफाइन करना पड़ता है, किसी में नहीं डिफाइन करना पड़ता, कोई हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, कोई नहीं होती है। फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, फिर हम लोग बोलेंगे ग्रेड जो बराबर होगा इन सबको ऐड करके डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा ग्रेड आएगा। फिर हमारी कंडीशन क्या लिखी हुई थी सूडो कोड में, इसको सूडो कोड पढ़ते हैं, इसमें पी साइलेंस होता है कि अगर ग्रेड जो 50 से लेस हो तो हमारे पास क्या रिजल्ट आए, फेल, और अगर एल्स 50 से ज़्यादा हो तो हमारे पास रिजल्ट आ जाए पास। तो ये था एक चीज़ का एल्गोरिथम कि हम लोग किस तरह बता सकते हैं कि हमारे पास कोई नंबर या फिर किसी बच्चे की परसेंटेज या हम लोग इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना चाहें तो किस तरह हम लिख सकते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन होता है हमारा एल्गोरिथम, फिर जाके हम उसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, ऐसी चीज़ होती है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में फ़र्क क्या है? एल्गोरिथम डिज़ाइन करता है हम लोगों का प्रोग्राम को एक तरह से इंस्ट्रक्शन में, उसकी डिटेल में। फ्लो चार्ट डिज़ाइन करती है इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस एंड ऑपरेशन एंड इन्फॉर्मेशन और ऑफ अ प्रोग्राम। यानी फ्लो चार्ट एक तरह से आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी चीज़ की। इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्लो, हाउ द डाटा फ्लो फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट टू द कंप्यूटर, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड प्रोग्राम फ्लो चार्ट शो द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिंगल प्रोग्राम और सब रूटीन। हम लोग मेन जो काम करेंगे वो हम लोग प्रोग्राम फ्लो चार्ट पे काम करेंगे, जिसमें हम सिंबल्स के ज़रिए यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए फ्लो चार्ट क्या होती है, फ्लो चार्ट शो द लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम। हमने एक चीज़ का एल्गोरिथम बना दिया, अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। एम्फेसिस द इंडिविजुअल स्टेप एंड देयर इंटरकनेक्शन। अब हम उसके कनेक्शन बताएंगे, यानी उसका लिंक क्या होता है एक दूसरे से, क्या बताएंगे। फिर कंट्रोल द फ्लो ऑफ वन एक्शन टू अनदर, फिर हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। फ्लो चार्ट की हम ये बेसिक चीज़ें हैं, जैसे ओवल सिंबल रिप्रेजेंट करवाता है ये बिगनिंग या एंडिंग ऑफ अ प्रोग्राम, यानी स्टार्ट और स्टॉप। पैरेललोग्राम शेप रिप्रेजेंट करवाता है इनपुट सेक्शन या फिर आउटपुट सेक्शन। रेक्टेंगल शो करवाता है कि अगर हमारे पास कोई डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी हमारे पास प्रोग्राम में प्रोसेस हो रहा है तो डिवीजन होता है। डायमंड बॉक्स ये शो करवाता है कि अगर हम लोग कोई कंडीशन लगाएं, कोई भी तरह की कंडीशन या इफ़ एल्स, जैसे कि पिछले हमने उसमें देखा कि यहाँ पे कंडीशन लगी हुई थी कि अगर 50 हो तो फेल हो, 50 से बिलो, 50 से ज़्यादा हो तो पास हो जाए। तो यहाँ पे हमारी काम आती है डायमंड शेप बॉक्स। हाइब्रिड बॉक्स डोनेट करवाता है हमारा आउटपुट ऑपरेशन समटाइम, लेकिन अक्सर हमारा आउटपुट ऑपरेशन भी पैरेललोग्राम शो करवा देता है। और आखिरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो हमारी होती है फ्लो लाइन, कि हमारा प्रोग्राम जो हो रहा है किस तरह फ्लो हो रहा है। अब आते हैं फ्लो चार्ट की एग्जाम्पल्स पर। हम लोग वही चीज़ की बात कर रहे हैं जिसका हमने एल्गोरिथम बनाया था। स्टेप 1 हमारे पास क्या है, इनपुट किया है M1 M2 M3। क्योंकि ये इनपुट है तो ये आ गया किसमें, पैरेललोग्राम बॉक्स में। तो हमारे इनपुट हो गए नंबर M1 M2 M3 एंड M4। सेकंड क्या है, सेकंड ये हम लोगों को प्रोसेस करवाना है, इन सबको प्लस करवाना है, 4 से डिवाइड करवाना है। कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या एनी टाइप ऑफ प्रोसेस आती है हमारी रेक्टेंगल बॉक्स में, तो आ गया रेक्टेंगल बॉक्स। लेकिन यहाँ लगी हुई थी छोटी सी एक कंडीशन। कंडीशन क्या, अगर 50 से कम हैं तो फेल हो जाएं, अगर ज़्यादा हैं तो पास हो जाएं। तो यहाँ हमने लगा दिया भाई क्या, डायमंड बॉक्स, इट्स कॉल्ड डिसीजन बॉक्स।
तो डिसीजन बॉक्स शो करवाएगा कि अगर 50 से ज़्यादा है ग्रेड तो हमारी चीज़ जाए एन की तरफ, प्रिंट हो जाए पास। यानी ग्रेड जो वो लेस देन 50 यस हो तो प्रिंट हो जाए फेल, और अगर ग्रेड लेस देन की जाए ग्रेटर देन 50 हो जाए तो पास हो जाए और ये हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाए। ये इस चीज़ का अलगोरिथम है और ये इस चीज़ का हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड फ्लो चार्ट है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अलगोरिथम राइट एन अलगोरिथम एंड ड्रॉज द फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट द लेंथ इनटू फीट इनटू सेंटीमीटर, यानी लेंथ को फीट से सेंटीमीटर में करना है। ये इसका सूडो कोड लिखा हुआ है, यानी इंग्लिश में अगर हम लोग डाटा बनाने की कोशिश करें तो ये हमारा सूडो कोड होगा। अब देखते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होगा। इनपुट करेंगे हम लोग लेंथ कितनी है, यानी कितने लेंथ इन फिट है। फिर हम लोग उसे कन्वर्ट करेंगे कितने भाई, फिट जो होते हैं एक फिट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दिया फिट को 30 से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अगेन हमारे पास आ गया प्रोसेस, इनपुट में हमने वैल्यू ली थी तो हमारे पास इनपुट बॉक्स आ गया। प्रिंट करवा रहे हैं हम आउटपुट, तो हम चाहे तो ये बॉक्स लगाएं, चाहे तो इनपुट आउटपुट बॉक्स लगाएं। प्रिंट हो गई हमारी लेंथ इन सेंटीमीटर और यहाँ हमारा प्रोग्राम हुआ स्टॉप। तो ये दूसरी एग्जाम्पल है फ्लो चार्ट अलगोरिथम की, कि हमने एक जगह वर्डिंग में डिफाइन किया, एक जगह ग्राफिकल में। जल्द से तीसरा देखते हैं। तीसरे वाले में हम लोगों को कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहला हमारे पास इनपुट है विड्थ और लेंथ जो रेक्टेंगल की है, फिर कैलकुलेट करना है एरिया, लेंथ को मल्टीप्लाई कराना है विड्थ से और मालूम करना है ए। पहला स्टेप इनपुट WNL, पैरेललोग्राम इनपुट WNL आ गया। दूसरा स्टेप क्या है, एरिया बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इज इक्वल टू विड्थ या ब्रेथ। फिर आखिर में एरिया में जो वैल्यू सेव हुई है उसको हमने करवा दिया प्रिंट और ये स्टॉप हो गया। तो ये चंद एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं किसमें, फ्लो चार्ट एंड अलगोरिथम्स में। वापस चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो इस चैप्टर में हम लोगों को टोटली डिफाइन किया हुआ है, लेकिन बुक में इतना अच्छा डिफाइन नहीं किया हुआ था। क्वालिटीज़ ऑफ गुड अलगोरिथम हमारे पास क्या होता है, अगर एक अच्छा अलगोरिथम बना हुआ है तो हमारे आउटपुट और इनपुट दोनों जो होंगे बहुत ही एक्यूरेट आएंगे। ईच स्टेप ऑफ अलगोरिथम शुड बी क्लियर, यानी हर तरह का जो स्टेप होगा अलगोरिथम का वो बिल्कुल ही क्लियर डिफाइन हुआ कि आगे प्रोग्रामिंग करनी है तो किस तरह करनी है। अलगोरिथम की यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बने हुए, लेकिन मेरी नज़र में इतने अच्छे एग्जाम्पल नहीं थे, इतने अच्छे वो थे कि मेक अ टी हम लोगों ने स्टार्ट किया, बॉयलिंग की, सब कुछ बनाना शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। फिर आगे अगर देखा जाए तो फ्लो चार्ट और अलगोरिथम के बाद जो हमारे पास टॉपिक बचते हैं वो हमारे पास सिर्फ ये बचते हैं कि इम्प्लीमेंट किस तरह करें फ्लो चार्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग को। तो ये एक तरह की इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है किसी प्रोग्राम की। किस प्रोग्राम की भाई, अगर हम लोग एक प्रोग्राम बनाएं कि 3 स्टूडेंट हैं या टेक 3 नंबर्स ऑफ इनपुट एंड सम एंड देयर परसेंटेज ऑफ अबव इज 70% वेल डन अदरवाइज वर्क हार्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, इनपुट लिया हमने 3 नंबर लिए, उनका सम करवाया, उसको डिवाइड करवाया 300 से एंड मल्टीप्लाई करवाया 100 से। यहाँ पे ब्रैकेट आएगा छोटा सा। परसेंटेज हमने शो करवाएगा, परसेंटेज अगर बिलो 70 है तो हमारे पास आ जाए क्या, बिलो 70 पे आ जाए, वर्क हार्ड आना चाहिए। इन दोनों ने सेम रिजल्ट लिख दिया, यानी यहाँ बुक में एरर है लेकिन PDF में और एरर है। जहाँ तक मैं जानता हूँ जो हमारे पास हार्ड कॉपी में आई है उसमें आंसर सही है। एक में वर्क हार्ड आ जाएगा, अगर परसेंटेज 70 से ज़्यादा होगी तो हमारे पास आ जाएगा वेल डन। ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं अलगोरिथम फ्लो चार्ट के। अलगोरिथम इज अ स्टेप ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, वाइल द फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल शेप या रिप्रेजेंट जो हमारे पास शो करवाती है प्रोग्राम का फ्लो क्या। अलगोरिथम टेक्स्ट को यूज़ करता है लेकिन फ्लो चार्ट यूज़ करती है सिंबल को। अलगोरिथम ईजी से डिबग हो सकता है, क्यों, आपने कोई भी गलती की तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा इस लाइन में गलती है, आपने इस लाइन में गलत लिख दिया। लेकिन फ्लो चार्ट में लाइंस और फ्लो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखी होती हैं, जैसे यहाँ पे डिसीजन बॉक्स और यहाँ पे येस नो, इस तरह। तो फ्लो चार्ट को डिबग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अलगोरिथम डिफ़िकल्ट टू राइट एंड अंडरस्टैंड, यानी अलगोरिथम समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि पहला स्टेप क्या हुआ, कहाँ डिसीजन आएगा। लेकिन फ्लो चार्ट रूल्स फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, फ्लो चार्ट इजी टू कंस्ट्रक्शन एंड अंडरस्टैंड। फ्लो चार्ट में हमें ईजिली दिखाई दे रहा है भाई ये इनपुट हुआ है, ये हमारे पास प्रोसेस हुआ है, ये हमारे पास प्रोसेस हुआ है, ये हमारे पास क्या हुआ है ये हमारे पास डिसीजन हुआ है कि यस करना है या नो करना है। आगे हम देखते हैं क्या है।
अल्गोरिथम डज नॉट फॉलो एनी रूल, क्योंकि अल्गोरिथम हमारे पास क्या है भाई, अल्गोरिथम में कोई रूल नहीं है। हम लोगों ने स्टार्टिंग से हमने सिर्फ इंग्लिश में वर्डिंग लिख दी और कुछ नहीं लिखा, लेकिन फ्लो चार्ट हमारे एक रूल फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि मैं इनपुट बॉक्स के लिए पैरेललोग्राम यूज़ करूँगा, प्रोसेस बॉक्स के लिए रेक्टेंगल और डिसीजन बॉक्स के लिए डायमंड बॉक्स। तो फ्लो चार्ट रूल फॉलो करती है। एल्गोरिथम इज़ अ सूडो कोड ऑफ द प्रोग्राम। सूडो कोड का मैंने आपको बताया था स्लाइड में, सूडो कोड क्या होता है। फ्लो चार्ट इज़ जस्ट अ ग्राफिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम। फ्लो चार्ट एक तरह की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ विजुअल प्रोग्राम की। डाटा स्ट्रक्चर, जल्दी से इस टॉपिक को पढ़ें और ख़त्म करें क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। डाटा स्ट्रक्चर हम लोगों को बताते हैं कंप्यूटर में डाटा हमारा किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है। इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग बात करेंगे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। 3-4 तरह के इसके टाइप दिए हुए हैं, जैसे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हमारा एक मेन टॉपिक, इसके सब टॉपिक हैं। स्टैक, स्टैक एक तरह का लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो फॉलो करता है हमारा पैटर्न परफॉर्म करता है ऑपरेशन। इसमें जो डाटा होता है वो हमारा लीफो की फॉर्म में होता है या फीलो की फॉर्म में होता है, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप जो डाटा डाले जा रहे हैं 1 2 3 4, अब अगर आप डाटा पॉप करना चाह रहे हैं, पुश करने का मतलब होता है इनपुट करना, पॉप करने का मतलब होता है आउटपुट लेना। तो जो पुश कर रहे हैं 1 2 3 4, जो हमारा फर्स्ट इन हुआ है यानी फर्स्ट इन और लास्ट आउट होगा। जो हमारा फर्स्ट इन हुआ है, अब 1 हमारा सबसे नीचे आ गया तो सबसे आखिर में 1 निकलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, कि हमने सबसे आखिर में 1 डाल दिया, सबसे ऊपर 1 निकल गया तो हम 10 से उल्टी गिनती चला दें। आगे जल्दी से बात करते हैं। पुश की कमांड इसमें यूज़ होती है कि इंसर्ट न्यू एलिमेंट, और पॉप की कमांड यूज़ होती है रिमूव करने के लिए कोई भी एलिमेंट स्टैक से। इसको मेरे ख्याल से क्वायर पढ़ते हैं या क्या पढ़ते हैं, ये चीज़ मुझे कंफर्म नहीं है भाई, प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है, काफ़ी वर्डिंग ये गलत होगी। क्वायर इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विच इज़ यूज टू पार्टिकल ऑर्डर विच ऑपरेशन इज परफॉर्म फीफो। अब देखिए यहाँ पे लीफ होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट एक तरह का डाटा होता है जिसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें इन क्विक और डी क्विज शायद ये यूज़ होता है। ओके, इसमें ये मेन चीज़ वही है जैसे उसका फॉर्म था ये था। सबसे ज़्यादा मैंने जो यूज़ किया है वो एरे यूज़ किया है। एरे का मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ सही से। एरे भी एक तरह का लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। हमारे पास पूरा एक ब्लॉक तय हो जाता है कि अगर हमें 1 से लेकर 10 तक की गिनती लेनी है या हमें लेना है 5 वेरिएबल, तो हम लोग एरे डिफ़ाइन कर देंगे 5 नंबर का। और ये जो मेमोरी है 200, 201, 202, ये हमारी मेमोरी लोकेशन है कंप्यूटर में। इसके इंडेक्स में ये सब नंबर सेव हो जाते हैं। ओके, तो एरे भी एक तरह का लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हमारे पास ट्री आता है और ग्राफ आता है। ये सब चीज़ें आपको उस वक्त समझ में आएंगी जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, और ये प्रोग्रामिंग की बहुत डेप्थ की चीज़ है। तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो मैं आपको बता दूं कि ये छोटे ये आपके MCQs हैं, इसके आपको आंसर पता होना चाहिए, आंसर देने चाहिए कि बैक ऑफ अ क्या एक एग्जाम्पल ऑफ क्या चीज़ है। द फाइंडिंग फैबुलस सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है प्रॉब्लम सोल्यूशन का। या फिर आप बात करें इसकी डैश सो द लॉजिकल प्रोग्राम ऑफ ग्राफिकली फ्लो चार्ट, डैश सिंबल इज यूज टू इनपुट एंड आउटपुट फ्लो चार्ट। ये किस लिए यूज़ होता है भाई? पैरेललोग्राम, डैश ऑफ द एलिमेंट डाटा स्ट्रक आर नॉट कनेक्ट सिक्वेंशियल। ये भी आपको देखना पड़ेगा सब कुछ। तो यहाँ पे अपनी वीडियो का मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये टॉपिक ऐसा है बहुत डिटेल में जाएगा, लेकिन साफ बात यही है कंप्यूटर की थ्योरी समझने से अच्छा है जो हमारे पास अब बुक आई है इसकी आप प्रोग्रामिंग समझें, आपको ये चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक नहीं किया तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी मैं इसकी वीडियोस लाने वाला हूँ और आगे वीडियो प्रोग्रामिंग की आने वाली है। और ये वीडियो अपलोड होगी संडे को, क्योंकि मैंने बोला था कि अगली वीडियो संडे को अपलोड होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।